क्लास 10th हिस्ट्री औद्योगिकरण का युग अध्याय 4 डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900 की तस्वीर है। ये ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति की फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। मशीन और तकनीकी का यह महिमामंडन एक अन्य तस्वीर की ओर भी साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल पहले छपी थी। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य यानी ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने आपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भविष्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, प्राच्य। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी से जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिमी और आधुनिकता का। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग की तकनीकी की प्रगति के भव्य युग के रूप में उभारता है। अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का घोतक होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों का हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास का होना जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। चित्र 2 जादूगर इंग्लैंड पीटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 की ये तस्वीर है। औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर ही देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा ऐसा फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा ऐसा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास का अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड में यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पाद होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिक यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगर को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादनों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँवों की तरफ जाने लगे। गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्यपुस्तक में देखा, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और
कॉमन्स की बाराबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझी जमीनों के लिए जलावन की लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान, कॉटेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनके घरों के सारे को लोग पेट भी नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागरों वहां आए तो सौदागर उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते हुए छोटे छोटे खेतों में को भी संभाल सकते थे। चित्र 3 में 18वीं सदी में कताई आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए, एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। नए शब्द: स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फूलर, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाती है। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाले आमदनी को खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम को संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चला था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स ने ऊन खरीदते थे और उन्हें सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों यानी फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों का फिनिशिंग होता था। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। यदि यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय। चित्र 4 लंकाशायर की एक कॉटन मिल C.E. टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1925 का है। ये कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण कल लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिनका उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड और क्राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घरों पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीन खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। गतिविधि। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप के बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वह इस बात से तय होता है कि इतिहासकार कुछ भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देने के लिए देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसके आपके माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है।
19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड में भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखानों में इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखों में चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों में ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है। चित्र 5 औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857। धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। गतिविधि। चित्र 4 और 5 को देखें। क्या आपको दोनों तस्वीरों में औद्योगिकरण को दर्शाने का ढंग को कोई फर्क दिखाई देता है। अपना दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त करें। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों के रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहा और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। दूसरा कारण, नए उद्योग परंपरागत उद्योग इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन बहुत बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा था, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती धातु उद्योग से तय नहीं हो रहा था, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माता, पॉटरी, कांच में काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों को तरक्की हो रही थी। वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति धीमी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीकी महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता। वे उतना ही अच्छा भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इसमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 उन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849 की तस्वीर है। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं और पुरानों की मरम्मत की जाती है। चित्र 7 1830 की एक कताई फैक्ट्री। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिया एक सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर नहीं होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति स्रोत का। विल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंटें ढोए और कई छोटे छोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल
लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों में पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड केंट रोड गैट्स वर्क्स में काम करता था। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोज़गार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे ख़त्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी। एक बार भूसे के ढेले तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकने के रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड केंट गैस वर्क्स पहुँचे। वहाँ हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो वहीं काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया। H.J. डायोस, माइकल वुल्फ, द विक्टोरियन सिटी इमेजेस एंड रियलिटीज़ 1973 में रेफेल सैमुअल के लेख कॉमर्स एंड गोअर्स में ये उद्धृत किया गया था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी के वेतन की मदद से भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसे मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैर और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता है। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत होती है। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन काम की तलाश में निकले लोग। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1879। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। घटता बढ़ता रहता। वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों का ही काम रखना पसंद करते थे। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप सौदागर हैं और आप ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हैं जो आपको नई मशीन खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना है और आप नई प्रौद्योगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। उत्पाद मशीनों से एक जैसा तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। सुरुचि का उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनकी डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वो अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों को कोई कमी नहीं थी।
लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तर पूर्व इंग्लैंड विलियम बेड स्कॉट की पेंटिंग 1861 की है। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाई और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। मजदूरों की जिंदगी। बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिल्देस की पेंटिंग 1874 में है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामगार वर्क हाउस में रात भर ठहरने के लिए टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकने लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त को देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हरेक की डॉक्टरी जांच करने से यह पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह से साफ है या नहीं और उनके कपड़े मैले तो नहीं है। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग का हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाना में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों को नीचे रैन बसेरे में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरे में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। चित्र 11 स्लीपिंग जेन टी.आई. निकलस द्वारा बनाया गया रेखाचित्र 1835। ध्यान से देखिए कि एक ही पहिए की कितनी सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तकलियाँ 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिप रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने चर्चा करें। चित्र 3, 7 और 11 को देखिए। इसके बाद स्रोत ख को दोबारा पढ़िए। अब बताइए कि बहुत सारे मजदूर स्लीपिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूर और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचातान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। J.L. हैमंड, M.B. हैमंड, द स्किल्ड लेबरर 1716 से 1832 मैक्स द एज ऑफ मैन्युफैक्चर्स में उद्धृत किया गया है।
मध्य लंदन निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन 1868 की ये तस्वीर है। अठारह सौ 50 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंग बनाने, बल्लियों की पार लगाने, ईंटों और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाला एक निर्माण स्थल दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे। नए शब्द स्पिनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन से कताई की प्रक्रिया तेजी कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों के बेरोजगार की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी के चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1860 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर से दुगना हो गई। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाने उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग। गतिविधि। एशिया के मानचित्र पर भारत के मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले कपड़े व्यापार के समुद्र और सड़क संपर्कों को चिन्हित कीजिए। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी सूती उत्पादों की दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतर इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदने और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीदते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई, जिससे पहले जिस कद से व्यापार
कर्जे जिस व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिर सालों तक सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल 1.6 करोड़ रुपया था मूल्य। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपया रह गया था। सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं सदी का एक चित्र यहाँ पे दिया गया हुआ है। सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जहाज नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इन बदलावों को ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। बुनकरों का क्या हुआ। काम पर लगा एक बुनकर गुजरात। तो ये चित्र है। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोलभाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति के मुश्किल और ऊंचे दामों को बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण था कंपनी ने कपड़ा व्यापार के सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा था कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते और महीना कपड़े का मांग बढ़ने लगती, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिस पे वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लग गए। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों की गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुक होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यापार करते थे। सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे।
कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव के में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई। पटना के आयुक्त ने लिखा पत्र, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़ा पैमाने पर उत्पादन होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है, जिसने स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दी इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1885 में उद्धृत किया गया था, जे कृष्णमूर्ति द्वारा। भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा कि भारतीय कपड़ा की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहा। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का 33% था, जबकि 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ, उसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादन के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में कहा गया था। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टियों का भी बुरा समय चल रहा था। वे मैनचेस्टरों से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे। वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे थे। यहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है। सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1872 में सुमित गुहा द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 से 1950 में द इंडियन इकोनॉमिकल एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1989 में उद्धृत था। बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र। बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों में भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपड़ा उत्पादन में इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश में ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि के उनकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत
पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी में सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? फैक्ट्रियों का आना। जमशेदजी जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक में उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलिया और 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिल खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में, दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था? उसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? मिलों में काम करने वाले कौन थे? प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये लोग कौन थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर में ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन का निर्यात करने लगे थे। उसके समय में वे चीन से चाय खरीदते और इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारिकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों में साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यावसायिक सफल उद्योगपति भी साबित हुई। बम्बई में डिनसो पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी वानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करने और आंशिक रूप से इंग्लैंड की कच्ची कपास निर्यात कर पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश का सबसे पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया। द्वारिकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। साझेदारी की टोली। जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा की तस्वीर है। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग की काफ़ी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारी नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व
पूर्वी अफ्रीका से संबंध थे। इसके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से ही बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इसमें बर्ड, हिगल्स एवं कंपनी एंड्रयू यू और जार्डिन, स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसला यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। मजदूर कहाँ से आए? बम्बई में एक मिल में के एक युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत। जब मजदूर गांव जाते तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों का कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़े उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिलों में ही गाँव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाँव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर मिलती तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई से कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति एवं मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता, उसे काम का भरोसा देता और उसे शहर में जमने के लिए मदद देता था। मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। नए शब्द जॉबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। मुख्य जॉबर, इस चित्र में देखें कि उनका अंदाज और उसके कपड़ों के जॉबर की सत्ता का पता चलता है। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। तो बम्बई में एक मिल मजदूर बसंत पार्कर ने कहा, मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जॉबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोकनी लोग धान काटना और घाटी यानी गन्ना काटने गांव जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी, जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। मीना मेनन एवं नीरा अदरकर 100 Years 100 Voices 2004 में यह प्रकाशित थी।
चित्र 21 अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी। भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930 से 40 के दशक में बिताए गए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वह काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। मीना मेनन नीरा अदरकर 100 ईयर्स 100 वॉइसेस 2004 में प्रकाशित। औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी को कुछ खास तरह के उत्पादकों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इसमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिसकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यावसायिक उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों के बजाय मोटे सूती धागों को बनाए जाते थे। जब धागों का आयात किया जाता तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागों का भारत में हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों के लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने व अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागों के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान में मिलों के उत्पादन छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध के एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाना सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। यह चित्र है मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर। 19वीं सदी के आखिर तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सके। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने के अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। हाथ से बुना कपड़ा। हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन को मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। लघु उद्योगों का बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और मुंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर में उत्पादन का दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम में शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था।
यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामले तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादों में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र में के बारे में सही है, जिनकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागों ने 19वीं सदी में कताई उद्योग तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपनी व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो तो उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाइट शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाइट शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल और आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए, जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। नए शब्द: फ्लाइट शटल। यह रस्सियों और पुतलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागा द वेफ्ट को लंबवत धागे से बना द वार्प में पिरो देता है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। उनकी मांग भी भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीब के पास खाने के कुछ नहीं होता तो नगद आय के साधन खत्म हो जाते तो कपड़ा नहीं खरीद सकते, तो बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी। उनमें उतार चढ़ाव कम आते। जब गरीब भूखों मर रहे होते तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसे कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मद्रास मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ते जाने के बाद बुनकरों व अन्य दस्तकारों हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था, जिनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अन्वेषण भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों वाले इलाके 1931 की ये तस्वीर चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं। मतलब यहाँ बम्बई में सबसे ज़्यादा और बंगाल में देखिए सबसे ज़्यादा था। उसके बाद मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, पंजाब है, बिहार और मध्य प्रांत है। वस्तुओं के लिए बाजार। ग्राइप वाटर का कैलेंडर, एमजी धुरंधर का चित्र 1928 की ये तस्वीर। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हम देख चुके हैं किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाज़ारों को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए भी प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पादन की ज़रूरत है। इसके लिए और क्या किया गया? नए उपभोक्ता
पैदा करने के नया तरीका विज्ञापन का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेता है। वे लोगों को सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाया हुआ है। अखबार, पत्रिका, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने में और नई उपभोक्ता संस्कृति को रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडल पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल की चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी है। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता है तो कारीगरों को कपड़ा खरीदने के में किसी तरह का डर नहीं रहता था। चित्र क और चित्र ख। चित्र क में मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों में लेबलों का असंख्य भारतीय देवी देवता कृति लक्ष्मी सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। चित्र ख मैनचेस्टर के लेबल पर महाराणा रंजीत सिंह का चित्र है। उत्पादन के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उस पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये देखने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उनकी चीज़ों को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ें भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। खबरों और पत्रिकाओं को पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आता था जो पढ़े लिखे नहीं थे। चाय की दुकान, दफ्तर और मध्यमवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे, जो इन कैलेंडरों को लगाते हुए विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें विज्ञापनों व कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्तियों का सम्मान करते हैं तो इस उत्पादन का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पादन का राजा इस्तेमाल करता है तो उन्हें शाही निर्देश बनाया जाएगा और उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाया तो उसमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी राष्ट्रवादी संकेत के वाहक बन गए थे। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में यहाँ भगवान विष्णु आसमान में रोशनी लाते दिखाई दिए गए हैं। एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। निष्कर्ष: जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृष्टि से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और 2 को दोबारा देखिए। अब बताइए कि ये छवियाँ क्या दर्शाती हैं।